आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना में बारिश के कारण हुए जलभराव की स्थिति का जायजा लिया है। मंत्री जीवेश मिश्रा कंकड़ बाग एवं पहाड़ी स्थित संप हाउस पहुंचे और जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ नगर आयुक्त अनिमेश पराशर सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बताया कि जल निकासी से संबंधित कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए समुचित योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर समीक्षा बैठक कर दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। वाटर लॉगिंग क्लियर करने का लगातार 10 घंटे से अधिक तेज बारिश पटना के अंदर हुई है। पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड एक साथ बारिश होने का रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा पानी कल हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी अधिकारी, मैं खुद ही रात की काफ़ी तेज़ी के साथ एक्शन मोड में काम करने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किशनगंज जिले के कोचा धामन प्रखंड के सुंदरवाड़ी किसान कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने जदयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम को राजद की सदस्यता दिलाई और तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन अब यह खटारा हो चुकी है। उन्होंने बिना नाम लिए सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी वालों ने हाईजैक कर लिया है और बिहार अब उनसे संभल नहीं रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मतदाता पुनरीक्षण के जरिए दलितों और मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिशें रच रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सीमांचल पर कुछ पार्टियों की बुरी नज़र है, लेकिन हम उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सुरजापुरी और शेरशाहवादी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। तेजस्वी ने केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को लेकर कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड के कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिहार में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी करार देते हुए कहा कि बारिश के मौसम में जुमलों की बारिश होगी। तो आप आशीर्वाद दीजिएगा तो सीमांचल को लेकर के सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कराया जाए ताकि इस इलाके में गरीबी कैसे कम हो उस पे काम होगा। शिक्षा चिकित्सा बेहतर कैसे हो इस पे काम होगा। आप लोगों को नौकरी कैसे मिले इस पे काम होगा। इसलिए इस इलाके के लिए डेवलपमेंट के लिए जो है हम लोग जो है काम करने का काम करेंगे। बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग तेज हो चुकी है। ऐसे में डोमिसाइल लागू किए जाने की मांग को लेकर फारबिसगंज में हजारों छात्रों ने युवराज यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। अंजेश गुप्ता के सफल संचालन में डोमिसाइल महाआंदोलन में हजारों की संख्या में छात्र युवा न्याय मोर्चा निकालकर सरकार को बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। पटना से आए बिहार स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता दिलीप कुमार की उपस्थिति ने इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती प्रदान की है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग बिहार सरकार से की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के सरकारी नौकरियों पर पहला हक बिहारी छात्रों का है। वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बिहारी नहीं चलेगा। वहीं युवराज यादव ने कहा कि झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है। इस तर्क पर उन्होंने सरकार से मांग की है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होनी चाहिए, जिससे बिहारी शिक्षित युवाओं का हक और अधिकार का हनन न हो सके और अधिक से अधिक बिहारी छात्रों को अपने प्रदेश में ही सरकारी नौकरियां मिल सके। इस आंदोलन में हजारों छात्रों ने अपने हाथों में तिरंगा, झंडा, बैनर, तख्ती लिए इस मार्च में शामिल हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छात्रों को जो कि शामिल हुए हैं इस मार्च में। सासाराम में कांग्रेस कार्यालय परिसर में लगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को सामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है। यह घटना रात की है। सुबह लोगों ने जब देखा कि परिवार में लगे इंदिरा गांधी के प्रतिमा के चेहरे को क्षतिग्रस्त किया गया है, इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज दिखे। बता दें कि सासाराम के न्यू एरिया में इंदिरा गांधी आश्रम के नाम से कांग्रेस कार्यालय है, जहां इंदिरा गांधी की स्टैचू को खंडित करने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं बल्कि प्रतिमा के बगल में पूर्व मंत्री गिरीश नारायण मिश्रा की भी प्रतिमा हाल ही में लगाई गई है, जिसका अभी अनावरण भी नहीं हुआ है। उस प्रतिमा को भी
खंडित करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गिरीश नारायण मिश्रा की प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की गई है, इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित अन्य लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मामले में दोषियों पर कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे रात में आकर के कोई ने तोड़ दिया है इसको, मूर्ति को, और हम लोग सुबह में देखे, इधर से जा रहे थे तो देखे कि मूर्ति का सब टूटा फूटा है। इसका अनावरण हो रहा था, इसे अभी गिरीश नारायण मिश्रा जी का वो भी ये हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। इंदिरा गांधी जी का अच्छा मैं अच्छा सुबह में देखें कि तो यही कि देखा कि सब टूटा फूटा है, वहाँ पे मूर्ति को तोड़ा गया। राजधानी रांची के सदर अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन से पूरे देश में अपना नाम का डंका बजाते हुए पहला स्थान हासिल कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसी कड़ी में सदर के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने हमारी संवाददाता तृप्ति से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से भी अवगत कराया है। आप भी देखिए पूरी बातचीत। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित सदर अस्पताल ने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में नंबर 1 पायदान पर पहुंचकर आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की वजह से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं उपाधीक्षक, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह। आइए मिलते हैं उनसे। सर, एपीएन में स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहना आपका सबसे पहले इस बहुत बड़े रिकॉर्ड के बारे में? नहीं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भ्रांतियां थी जो हम लोग शुरुआत से देखे और अभी तक देख रहे हैं, उस क्रम में आयुष्मान भारत के चलते जो स्थिति हुई जिसमें कि हम लोगों को पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान मिला, वो मिथ्या को तोड़ दिया कि नहीं, सरकारी अस्पताल में भी प्राइवेट कॉर्पोरेट टाइप से हम लोगों को व्यवस्था कहा जा रहा है आपका बहुत बड़ा योगदान रहा इस कीर्तिमान को स्थापित करने में, क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से ये एक्चुअली टीम वर्क है जिसमें कि हमारे तमाम जो चिकित्सक हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ। आयुष्मान भारत कार्ड जो है उसके तहत क्रियान्वयन किया गया, इस बार का क्या टारगेट, इसको और बढ़ाया जाए, इसके लिए और क्या तैयारी आप कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये तो मेरे 500 बेड का था, अभी हम लोग फिलहाल 200 बेड और बढ़ाए हैं, तो निश्चित रूप से ये नंबर 2 लाख का नहीं होगा। ये हम लोग का टारगेट है 3-3.5 लाख को अचीव करना, और हम लोग करेंगे भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे बीच सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह, जिन्होंने आत्मविश्वास से लबरेज होकर बताया कि आगे की टारगेट भी बड़े हैं। इसी तरीके से गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए सदर अस्पताल प्रतिबद्ध होकर सेवाएं देती रहेगी और तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। लगातार ही आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर जो भी योजनाएं, ये जो योजना है, इसके क्रियान्वयन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर लगातार ही कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए एपीएन न्यूज से कैमरामैन दीपक के साथ मैं तृप्ति, रांची से, नमस्कार। देवघर में श्रावणी मेले के 19वें दिन देवघर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मोहनपुर हंसडीहा मुख्य मार्ग पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ के पास यात्री बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत में 6 कांवड़ियों की मौत हो चुकी है और 23 कांवड़िये जख्मी हो गए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का आधा हिस्सा पूरी तरह से धंस चुका है और हादसे की जानकारी पाकर एसपी थानेदार समेत पुलिस और कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय ग्रामीणों ने बस से घायल कांवड़ियों को निकाला है और मोहनपुर थाने की सूचना दी है। कई लाशें क्षतिग्रस्त मलबे में अभी भी फंसी हुई हैं, जिसे निकालने का प्रयास अभी जारी है। बस देवघर से बासुकीनाथ जा रही थी और ट्रक विपरीत दिशा से आ रही थी। पुलिस के मुताबिक बस के ड्राइवर को नींद आ जाने के कारण यह हादसा हुआ है। न ड्राइवर पी के चला रहा है, कैसे चला रहा है उसका कभी चेक नहीं होता है। ये सब लापरवाही के कारण
ये पूरा मतलब जितने घर उजड़े हैं, इतनी बड़ी हादसा हुई है, तो ये बहुत ही मतलब प्रशासन का भी लापरवाही है कि जो बस का फिटनेस, ड्राइवर का फिटनेस और ड्राइवर का मतलब यदि इस तरह का यदि चेक करके यदि चलवाया जाता तो हमको दूसरी बात है, एक ही ड्राइवर से दिन रात गाड़ी चलवाया जा रहा है कि कम पैसा में ज़्यादा काम लिया जा रहा है। जो खबर आई है ड्राइवर को झपकी लग गई, नींद लग गई, थका हुआ होगा, तो बस जो थी 32 सीटर बस थी वो जाके टकराई, एक सामने पड़ी ट्रक थी जिस पर 1-2 सिलेंडर थे, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। ट्रक से टकराई, ड्राइवर उससे बाहर गिर गया, उसे भी वहीं पे ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई और बस थोड़ी अनकंट्रोल्ड लगभग 100 फीट तक आगे तक गई और एक ईटा का बिल्डिंग टाइप का बना हुआ था उस पर जाके घुसी। इससे लोगों को इंजरी, अभी तक जो सदर अस्पताल में हमारे टीम ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया, सारे एम्बुलेंस पहुंची वहां पे, 4 हॉस्पिटल में आए, 4 दुखद मृत्यु की पुष्टि अभी तक हो चुकी है, एक अंडर ट्रीटमेंट है काफ़ी सीरियस। और झारखंड के देवघर की बाबा धाम नगरी में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। वासुकीनाथ जा रही कांवड़ियों से भरी एक बस मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया में एक एलपीजी सिलेंडर लदे ट्रक से टकरा गई है और इस भयानक हादसे में अब तक 6 कांवड़ियों की मौत होने की पुष्टि की जा रही है, जबकि 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में अपनी जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इसी के साथ हादसे की सूचना मिलते ही राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से पीड़ितों और उनके परिवार के प्रति दुख जाहिर किया है। ये बस बिहार के नवादा जिले से कांवड़ियों को लेकर आई थी, जो देवघर में जलाभिषेक के बाद दर्शन के लिए वासुकीनाथ धाम जा रहे थे। तो हमारे राज्य में काफ़ी सक्रियता है, हमारे राज्य में इस प्रकार की घटनाओं को काफ़ी रोकथाम है, तो उसके बाद भी जो हुआ है वो दुखद हुआ है और हमें लगता है कि जैसा कि इस दिशा में प्रयास चल रहा है कि पूरे देश के अंदर अगले वर्ष तक इस घटना को समाप्त करने का काम जो चल रहा है और बहुत सक्रियता के साथ हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री इस काम में लगकर काम कर रही है। राज्य के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित समा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जहां रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या को लेकर पहुंचे हैं। इस दौरान भूमि विवाद, राशन, पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, पीएम आवास, दाखिल खारिज जैसी जन समस्याओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण शिकायतें फरियादियों द्वारा दर्ज कराई गई हैं। इस अवसर पर एक मामले में लापरवाही को लेकर अंचल अधिकारी और कांके अंचल कार्यालय के कर्मचारी को उपायुक्त ने शो कॉज करने का निर्देश दिया है। वहीं जमीन के निबंधन और म्यूटेशन की शिकायत पर भी मंजूनाथ भजंत्री की ओर से गंभीर रुख अपनाते हुए मांडर अंचल अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उपायुक्त ने शिक्षा संबंधित एक शिकायत पर जिला शिक्षा अधीक्षक को जांच कर कार्यवाही सुनिश्चित करने और विद्यालय प्रबंधन को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मौके पर पहुंचे रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी सदर को भी जमीन से जुड़ी समस्याओं पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों की देखभाल के लिए खलारी में पढ़ने वाली एक शिक्षिका अपने स्थानांतरण की आग्रह किया है और जिस पर उपायुक्त द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करने का आश्वासन भी शिक्षिका को दिया गया है। गढ़वा स्थित सदर अस्पताल परिसर में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने बताया कि 108 एम्बुलेंस का संचालन समाधान फाउंडेशन नाम की एक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है। उनका आरोप है कि संस्था द्वारा उनसे रोजाना 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, लेकिन उसके बदले ना तो उन्हें उचित मानदेय दिया जाता है और ना ही किसी प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाता है। वे ना तो ईपीएफ के दायरे में आते हैं और ना ही मेडिकल सुविधा या बीमा का उन्हें लाभ मिलता है। कर्मचारियों ने आगे बताया कि वो राज्य के विभिन्न हिस्सों में आपातकालीन सेवा के तहत मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने का कार्य करते हैं। बावजूद इसके उनका शोषण लगातार जारी है। वेतन कटौती, अवकाश मांगने पर प्रताड़ना और ड्यूटी के दौरान संस्था के पदाधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। और इस दौरान एक प्रदर्शनकारी चालक ने बताया कि हर साल नई एजेंसियां आती हैं और जो 2 से 3 महीने का वेतन देती हैं और फिर चली जाती है। हम लोगों को पूरे साल की सेवा देने के बावजूद नियमित वेतन तक नहीं मिलता है। हमारी मांग है कि हमें एनआरएचएम के तहत
बहाल किया जाए ताकि हमें साल भर का वेतन और सरकारी कर्मचारी जैसी सुविधाएं मिल सके। हम लोग ये सरकार के तहत अवहेलना करके कंपनी पेमेंट कर रही है। हम लोग का मांग था श्रम अधिनियम के तहत सैलरी चाहिए था, जो अभी तक कंपनी दे नहीं रही है। हम लोग के जो PF ESI का जो लाभ है वो नहीं कंपनी कर दे रही है, और जो ऑफर लेटर मांगा गया था ज्वाइनिंग लेटर लेबर एक्ट के तहत वो भी कंपनी नहीं दे रही है। और ऐसी बहुत समस्या है, जो गाड़ी नहीं बन पा रही है, कंपनी सरकार का उल्लंघन कर रही है, सरकार का पैसा बेवजह बर्बाद कर रही है और गाड़ी भी नहीं बनवा रही है, और बहुत कर्मचारियों को बैठा दे रहा है। जिस तरह से सब मारे फिरे चल रहे हैं, अभी जीविका किस तरह से चलेगा 108 के सारे स्टाफ को, ये कंपनी नहीं समझ पा रही है। हम लोग बहुत शोषित हो गए हैं, बहुत हम लोग के ऊपर कंपनी दबाव डाल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव ने हजारों कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के प्राचीन पुरातात्विक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में पवित्र सावन मास में सैकड़ों किलोमीटर पदयात्रा कर जलाभिषेक करने आने वाले हजारों कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने हर हर महादेव और बम भोले के जय घोष के साथ श्रद्धालु और हजारों पदयात्री कांवड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए भोरमदेव परिसर में आत्मीयता से मुलाकात की। बाबा भोरमदेव मंदिर परिसर श्रद्धा भक्ति के अद्भुत दृश्य ने श्रद्धालुओं को उत्साहित किया और पूरा परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने कहा कि आज जिस तरह की टिप्पणी समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर की गई है, जो अमर्यादित बयान उन पर दिया गया है, उससे भारत की करोड़ों महिलाओं को अंदर से झकझोर कर रख दिया है। पांडे ने इस बात पर हैरानी जताई कि इस मामले में पूरा विपक्ष तो मौन ही है, समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष व डिंपल यादव के पति अखिलेश यादव तक मौन है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर समाजवादी पार्टी और स्वयं अखिलेश यादव की चुप्पी बेहद सवालों के घेरे में है। जब एक महिला सांसद, जनप्रतिनिधि और स्वयं उनकी पत्नी डिंपल यादव का सार्वजनिक रूप से अपमान किया जा रहा है, तब अखिलेश यादव मौन क्यों हैं? क्या उनके लिए एक महिला की गरिमा से बढ़कर वोट बैंक की सियासत अधिक महत्वपूर्ण है? श्रीमती पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव की चुप्पी से प्रतीत होता है कि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इन मौलानाओं के बयानों का विरोध किया तो उनका परंपरागत वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लेकिन इससे भी अधिक शर्मनाक तो यह है कि उत्तर प्रदेश में साइकिल की सवारी कर चुके कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी तक मौन है और लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा भी इस पर मौन है। डिंपल यादव जी के साथ हुई है, इस पूरी घटना ने जो अमर्यादित बयान उनके ऊपर किया गया है, इसने पूरी भारत की करोड़ों महिलाओं को अंदर से झकझोर के रख दिया है। पूरा विपक्ष मौन है और समाजवादी पार्टी, उनके पति अखिलेश यादव तो मौन है ही, लेकिन इससे बड़ा विषय ये है कि राजनीतिक यात्रा कर चुके, इस साइकिल की सवारी कर चुके कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी मौन है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली महासचिव प्रियंका गांधी वाढेरा मौन है। क्या महिलाओं की राजनीति और अस्मिता पे भी कांग्रेस सेलेक्टिव राजनीति करती रहेगी? तुष्टीकरण की राजनीति और एक विशेष संप्रदाय के वोट बैंक के लिए क्या महिलाओं की अस्मिता की त्रांजलि देने वाली कांग्रेस इस टिप्पणी पे कोई अपनी प्रतिक्रिया देगी या वो मौन स्वीकार करेगी महिलाओं के होने वाले इस अपमान को? तो करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में साल में एक बार नाग पंचमी के अवसर पर खुलने वाले भगवान श्री नाग चंदेश्वर के पट शुभ मुहूर्त में खोले गए हैं। मंदिर के पट खुलने के बाद सर्वप्रथम श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा श्री महाकालेश्वर मंदिर के महंत श्री विनीत गिरी महाराज जी ने विधि विधान से श्री नागचंदेश्वर भगवान का पूजा अर्चन किया और श्री नागचंदेश्वर की प्रतिमा के पूजन के बाद श्री नागचंदेश्वर के शिवलिंग का पूजन और अभिषेक किया गया। पूजन अर्चन के बाद भगवान नागचंदेश्वर के दर्शन आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। महाकाल मंदिर में मंदिर के शिकार के तीसरी मंजिल पर भगवान नागचंद्रसार की मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति 11वीं शताब्दी से नेपाल से लाई गई थी और इसमें भगवान नागचंदेश्वर अपने 7 थानों से सुशोभित हैं। बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के धुले
शेरपुर शेख छिड़खेड़ा में बस हादसा हो गया है, जिससे इंदौर जा रहे एक ट्रक ने यात्रियों को बस से जोरदार टक्कर मार दी है और इस हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। सड़क पर डिवाइडर न होने के कारण दवाशी गांव के लोगों ने आधे घंटे तक सड़क जाम कर दी। सड़क जाम के कारण 4 से 5 किलोमीटर तक यातायात जाम रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को शांत कराया है और यातायात सामान्य कराया गया है। पनवेल तालुका के चिखले गांव में जमीन मामले में लंबे समय से न्याय न मिलने पर गांव की सरपंच दीपाली दत्तात्रेय तांडेल और उनके पति दत्तात्रेय विठल तांडेल ने पुलिस के सामने जहर पिया। इस मामले में दोनों ने 17 मार्च को भूख हड़ताल शुरू की थी। लगातार 12 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद प्रांतीय अधिकारियों ने 8 दिनों के भीतर बैठक बुलाकर मामले का समाधान निकालने का वादा किया था। हालांकि आज तक ना तो बैठक हुई और ना ही निर्णय लिया गया। सरपंच दीपाली तांडेल और उनके पति ने कहा कि न्याय न मिलने पर देह त्यागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जमीन का स्टॉक एग्रीमेंट करके ग्राम पंचायत के नाम की जमीन बेच दी गई है। उस जमीन पर 2020 और 21 में भारी मात्रा में मिट्टी की खुदाई की गई थी। वर्तमान सरपंच और उनके पति ने गंभीर शिकायत की है कि तत्कालीन सरपंच नामदेव माया पाटिल, तत्कालीन ग्राम सेविका स्नेहानंद कुमार मायकर और दत्तात्रेय दामोदर पठान के नाम इसके लिए जिम्मेदार होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हे प्रकरण आहे त्या गायरान जमिनीच्या बाबतीत सरपंच व त्यांचे पती यांनी आज देहत्यागाचा इशारा दिलेला आहे। या जमिनीच्या बाबतीत साठे करार रजिस्टर झालेला आहे 2019ला आणि त्या साठे करार रजिस्टर करणाऱ्या पाटणकर नामक व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करावा अशी त्यांची मागणी आहे। साठे करार हा 2019ला झालेला असून त्या प्रकरण 17 मार्च 2025 मध्ये आम्ही पंचायत समितीला उपोषण केला। सलग आम्ही 12 दिवस उपोषण केला, तरी देखील आम्हाला तिथे न्याय मिळालेला नाही। 12व्या दिवशी प्रांतसाहेबांनी लेटर दिला की मी तुमच्या 8 दिवसात मीटिंग लावतो, तरी देखील त्याही आमची मीटिंग लावली नाही। आज 5वा महिना निघाला तरी देखील त्याही आमची मीटिंग लावली नाही आणि आता आम्हाला मीटिंग करायची पण नाही, कारण आम्ही त्यांच्याकडे 4-5 फेऱ्या मारल्या। तर आता आम्हाला जो आम्ही निर्णय घेतलेला आहे लाचचा का आम्ही देत्याग करणार, कारण का आम्ही लाचचा पर्याय आम्ही का अवलंबला। बात करेंगे गुजरात की। गुजरात के वलसाड जिले में लगातार भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है और वापी शहर तहसील के मार्केट में विस्तार में दुकानों में पानी भर चुका है। बरसात के पानी भरने से व्यापारी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।